अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है। बल्कि आज तो सुबह ही सुबह ऐसा लग रहा है कि अपडेट्स का तांता बन गया है। समझ नहीं आ रही कौन सी खबर, कौन सा तज्जिया आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि हर खबर के पीछे एक बैकग्राउंड स्टोरी है और एक फोरग्राउंड मंजरनामा भी है। तो कोशिश मेरी यही होती है कि जब खबरें शेयर करूं तो साथ में ये दोनों चीज़ें आपके सामने भी रखूं। तो आज भी बड़ी अहम खबरें हैं जी। एक तो आज वकला के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई और पुलिस ने बड़ी ज़्यादती की वकला के साथ, तशद्दुद किया, उनके ऊपर लाठी चार्ज, वाटर कैनन और गिरफ्तारियाँ, ये सब कुछ हुआ। इसकी नौबत क्यों आई, इसके ऊपर बड़ी कहानियाँ, इसके बहुत सारे एंगल्स हैं, इसके ऊपर तफसील से बात करेंगे। इसके साथ साथ जनाब आज बात करेंगे इद्दत केस में क्या हुआ। बुशरा बीबी साहिबा की एक दरख्वास्त मंजूर हो गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। उसके बाद उनके खिलाफ जो किया गया प्रोपेगेंडा था वो अपनी मौत आप मर गया है। शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो नाराज़ हो गए हैं जी पार्टी से, और उन्होंने इमरान खान से जो मुलाकात करने के लिए वो जाते थे, और एक दो मुलाकातों के हवाले से ख़बरें आ रही थी कि खान साहब ने ख़ुद उनसे मुलाकात नहीं की। लेकिन आज काफ़ी दिल टूटा हुआ था शेर अफजल मरवत साहब का, और उन्होंने क्या कुछ बात की ये आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ खान साहब का भी एक पैगाम है जी, उन्होंने कौम के नाम भी भेजा है। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर रद्दमल भी दिया है। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस डेफिनेटली PTV पे भी चली है, और PTV इमरान खान साहब को दस्तयाब है जेल में, तो उन्होंने लाजमी बराह रास्त देखी होगी, तो इसलिए उनको पता था सब कि क्या उन्होंने कहा है। तो उसके ऊपर उनकी तरफ से एक रिएक्शन भी आया, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और ओवरऑल बात करेंगे आज जनाब के जो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके बाद क्या क्या चीज़ें जो हैं वो रिएक्शंस में नज़र आ रही हैं। तो काफ़ी कुछ है जिस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात का आगाज़ करते हैं जी। एक अहम खबर, बुशरा बीबी साहिबा जो हैं उनको अडयाला जेल मुंतकिल करने की जो उनकी दरख्वास्त थी वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मंजूर कर ली है। ये फ़ैसला महफूज किया गया था, आज ये फ़ैसला सुना दिया गया है। तो अब वो तमाम लोग नून लीगी रहनुमा और उनके जो सहाफ़ी विंग है उनकी तरफ से ये प्रोपेगेंडा उस वक्त किया गया था जब बुशरा बीबी साहिबा ने जेल जाकर ख़ुद गिरफ्तारी दी, और उसके बाद सारा दिन उन्हें जेल में वहाँ पर एक कमरे में बिठाया गया, जिसके बाद फिर बाद में उन्हें बनी गाला शिफ्ट कर दिया गया था। तो इसके ऊपर उनका प्रोपेगेंडा शुरू हो गया कि जी बुशरा बीबी साहिबा जो हैं वो तो एक डील के तहत बनी गाला गई हैं, और साथ ही उन्होंने PTI के वर्कर्स और ख़वातीन कारकुनान को डिस्करेज करने के लिए ये भी कहना शुरू कर दिया कि देख लें आपके लीडर्स तो अपने आराम और सुकून के लिए डील कर लेते हैं, ख़ुद तो जाके वो घरों में नज़रबंद हैं, और आप लोग, आप ख़वातीन, आप जेलों की सख्तियाँ बर्दाश्त कर रही हैं। तो ये दो कानून हैं जी, ये दो पाकिस्तान है, और इसी बात के ख़िलाफ़ इमरान खान पहले बात करते थे। अब अपनी फैमिली पे बात आई तो अपनी बीवी को तो महल में रखा हुआ है, और बाकी जो ख़वातीन हैं वो बेचारियाँ जेलों में सख्तियाँ भुगत रही हैं। लेकिन बुशरा बीबी साहिबा मुसलसल इस बात पे बज़िद थी कि उन्हें अडयाला जेल ही मुंतकिल किया जाए, इसलिए भी क्योंकि वो समझती हैं कि वो कोई ख़ास अलग नहीं है, जहाँ पर इमरान खान साहब हैं वहीं पर वो भी उनके साथ जेल काटेंगी। और दूसरा वो ये समझती थी कि बनी गाला में वो महफूज नहीं है, और उसके बाद तवातुर से आपने देखा उनकी तरफ से शिकायत आती रही कि उनके ऊपर कोई जान लेने की कोशिश कर रहा है, उन्हें जहर दिया जा रहा है, केमिकल दिया जा रहा है, न जाने क्या क्या, मुसलसल अपनी तबीयत ख़राबी का जिक्र करती रहीं। तो थ्रू आउट 3 महीने तक ये केस चलता रहा, और 3 महीने तक ये जो ख़बरें हम तक आती रहीं। तो बहरहाल आज बुशरा बीबी साहिबा की दरख्वास्त पर महफूज फ़ैसला सुना दिया गया है, और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने बुशरा बीबी साहिबा की जो दरख्वास्त है उसे मंजूर कर लिया है, और उसके बाद उन्हें अडयाला जेल मुंतकिल करने की हिदायत भी कर दी गई है। उसके बाद वो फौरी तौर पर अडयाला जेल ला तो गई हैं, अब पता नहीं वो सिर्फ केस की सुनवाई के लिए, क्योंकि रेगुलर वैसे भी आती थी जो अलकादिर ट्रस्ट केस चल रहा है, या फिर उन्हें परमानेंटली मुंतकिल कर दिया गया, ये तो वाज़ेह हो जाएगा। लेकिन बहरहाल वो जेल में फिर आ गई। कहने का मकसद ये कि वो तमाम लोगों को अब थोड़ी सी अगर अखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करते हुए जो भक्तियाँ कस रहे थे, जो ये प्रोपेगेंडा कर रहे थे, थोड़ी सी मेरा ख्याल है शर्मिंदगी महसूस होनी चाहिए। जो मुस्तकिल ये झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे थे कि ये बेसिकली एक डील के तहत उनको वहाँ पे कोई आसाइशें मैसर हैं, तो उन्होंने बुशरा बीबी साहिबा ने सबके अंदाज़े, तज्ज़िए और एक्सपेक्टेशंस को गलत साबित किया। ये सिर्फ इतनी बात नहीं थी, बल्कि उससे पहले से हम सुन रहे थे कि वो वादा माफ गवाह बन जाएंगी, वो खान साहब को छोड़ जाएंगी, वो ये कर लेंगी, वो कर लेंगी। लेकिन ना सिर्फ ये कि वो डट के इमरान खान साहब के साथ खड़ी रहीं, उन्होंने बड़े हौसले के साथ आके ख़ुद गिरफ़्तारी दी जब सज़ा सुना दी गई थी, और फिर उनकी बदतरीन कैरेक्टर असैसिनेशन की गई। लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने हौसला नहीं छोड़ा और इमरान खान साहब का साथ नहीं छोड़ा।
और उसके बाद फिर जब बनी गाला उन्हें मुंतकिल किया गया तो उसके बाद वो मुसलसल शिकायत ज़रूर करती रहीं कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और उनके साथ वहाँ पर मामलात बहुत ज़्यादा सख्ती के हैं, लेकिन अल्टीमेटली उनकी तरफ से जो उनकी ख्वाहिश थी उसके मुताबिक उन्हें अडयाला जेल मुंतकिल करने का हुक्म आ गया है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी पैदा होता है कि इमरान खान साहब को वैसे आज बड़ा प्राउड फील हो रहा होगा बुशरा बीबी साहिबा के ऊपर, वरना आमतौर पर इमरान खान साहब के बारे में लोग कहते हैं कि जी उन्हें कोई ज़्यादा लॉयल लोग नहीं मिलते हैं, लेकिन आप देखिए कि इमरान खान साहब की किस्मत कि उनके साथ जहां बहुत से लोग बेवफाई करने वाले थे तो वहीं बहुत से लॉयल लोग भी मिले हैं इमरान खान साहब को, जो बेलॉस उनके लिए जेलें काट रहे हैं, उनके लिए डटे हुए हैं, अपनी फैमिलीज़ अपने कुर्बान कर रहे हैं, कारोबार और उनके नज़रिए के साथ जम के खड़े हैं। और कुछ ऐसे लोग हैं जो कि उन्हें कभी मिले भी नहीं हैं लेकिन वो उनसे अंधी मोहब्बत करते हैं। तो ये भी अल्लाह का करम ही है खान साहब पर। और उनकी वाइफ के हवाले से भी ये कहना होगा कि इमरान खान साहब इस मामले में काफ़ी लकी साबित हुए हैं। पहले जो उनकी वाइफ थी जुमाइमा खान साहिबा, वो भी एक बहुत ही कैरेक्टर वाली खातून है, बहुत रिस्पेक्टेबल और वाकई जिनको आप रिस्पेक्ट करना चाहते हैं दिल से। और उसके बाद बुशरा बीबी साहिबा ने भी बड़ा साथ निभाया खान साहब का। तो बहरहाल जी ये मामला हुआ, लेकिन ये होना ही नहीं चाहिए था। असल बात तो ये थी कि बुशरा बीबी साहिबा को रिहा होना चाहिए था। उसकी वजह यह है कि इद्दत केस में अगर आज अदालत लगती तो कुछ सूरत हाल और होती। उसकी वजह यह कि बुशरा बीबी साहिबा को 2 केसेस में बेसिकली गिरफ्तारी उनकी है, इस वक्त कैद है वो। एक तो उनका जो ये मामला था तोशा खाना वाला और दूसरा उनका ये मामला था इद्दत केस वाला। तो तोशा खाना की सज़ा तो ऑलरेडी मुअत्तल हो चुकी है, वो सिर्फ अब इस वक्त इद्दत केस में बंद है। और इद्दत केस का शुरू जो सिचुएशन है वो शुरू से आप देख रहे हैं कि वो सिर्फ टालम टोल चल रहा है। और पहले वकील नहीं आते थे, फिर वकील आए, तो आज जज साहब नहीं आए। आज उस केस की हेयरिंग थी और लास्ट हेयरिंग पे जज साहब ने ये कहा था कि अगर वकील साहब ना भी आए या उन्होंने अपनी तरफ के दलाइल मुकम्मल ना भी किए तो वो फ़ैसला ज़रूर सुना देंगे। लेकिन आज जज साहब खुद ही छुट्टी पर चले गए, जिसकी वजह से इस केस की समाअत ही नहीं हो सकी। अगर वो हो जाती, फैसला मुअत्तल हो जाता, तो बुशरा बीबी साहिबा को जेल मुंतकिल करने की ज़रूरत ही ना रहती, वो वैसे ही आज़ाद हो जाती। लेकिन बहरहाल मुस्तकिल अब हमें नज़र आ रहा है कि ऐसे केसेस जहाँ पर इमरान खान साहब को रिलीफ मिल सकता है, उनकी रिहाई हो सकती है, वहाँ पर मामलात लटकाए जा रहे हैं। जैसे साइफ़र केस है, जिसको बिला वजह जिसको कहते हैं ना, वो मुहावरा है कि पानी चुम्बदानी, यानी कि बिला वजह आप उसको लटका रहे होते मामले को, तो वो वाला काम जो है वो हमें नज़र आ रहा है। जबकि दूसरी तरफ जो जहाँ पर इमरान खान साहब को सज़ाएं सुनानी थी, तो तब आप देख रहे थे कि 12-12, 14-14 घंटे जेल के अंदर अदालतें लगा कर किस तरीके से सारी सज़ाएं सुनाई गई थी। तो ये जी 2 केसेस का हाल अहवाल था। अब आ जाते हैं जी कि खान साहब ने क्या मैसेज दिया। खान साहब ने DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर एज़ एक्सपेक्टेड एक सख्त मैसेज दिया है। उन्होंने अपने पैगाम में जो उन्होंने कौम के नाम जारी किया है, सारे हालात और वाक़यात अपनी ज़बानी भी रख दिए हैं। और ये तकरीबन वही बातें हैं जो कल से PTI के मुख्तलिफ लीडर्स भी कर रहे हैं। और उन्होंने बताया कि किस तरीके से उनका ये मानना है कि एक फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के ज़रिए किस अंदाज से PTI को क्रश करने की कोशिश की गई। और उसमें फिर उन्होंने वहाँ से सवालात उठाने शुरू किए हैं कि उनकी गिरफ़्तारी किसके हुक्म पर इस तरह से नीम फ़ौजी दस्ते के साथ की गई, किसने CCTV फुटेजेस ली, किस तरीके से लोग जब प्रोटेस्ट के लिए बाहर आए तो कहीं आपने देखा कि लोगों को रोका नहीं गया। और उसके बाद फिर ये कि जो लोग पुरअमन प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके ऊपर गोलियां चलाई गई और उनको फिर आगे प्रोसीड नहीं करने दिया, मुकदमात नहीं चलाने दिए गए उन वर्कर्स को जिनको मार दिया गया उस दिन। और फिर खान साहब ओवरऑल ये बता रहे हैं कि किस अंदाज से अभी तक भी उस 9 मई की आड़ में एक जो क्रश करने का सिलसिला PTI को वो जारी हो सारी है। और फिर उसके बाद बात इलेक्शंस तक भी आती है। तो ये सारी कहानी इमरान खान साहब ने जो है वो दोबारा से नरेट कर दी है। और उनका ये कहना है कि वो हार नहीं मानेंगे और कौम को भी यही पैगाम है कि आपने हार नहीं माननी। इसके साथ साथ आज इमरान खान साहब ने जो DGISPR की पेशकश थी जुडिशल कमीशन बनाने की, जिसमें उन्होंने ये कहा कि ठीक है अगर आपने बनाना है तो फिर 2014 के धर्रे से बनाएं, तो उस पर भी इमरान खान साहब ने खुशाइंद उसे करार देते हुए आमादगी का इजहार किया और कहा कि बिल्कुल बनाएं, मुझे तो बड़ी खुशी होगी और मुझे ज़रूर बीच में पेशी पे लें जब ये कमीशन बनाएं और मैं भी अपनी बात सामने रखूं और ज़रूर तफ्तीश होनी चाहिए हर ऐसे वाक़े की जो कि तारीख़ का इस तरीके से एक मुतनाज़ या कॉन्ट्रोवर्शियल हिस्सा बना। तो आज खान साहब ने इसके ऊपर आमादगी ज़ाहिर की। अब देखते हैं कि कौन हिम्मत करता है जुडिशल कमीशन बनाने की। इसके साथ साथ जनाब
आज जो एक वाक़या पेश आया वो था जी वुकला का वाक़या। वो ये कहानी है कि आज वुकला जो थे वो अपने कुछ इश्यूज़ की वजह से, और उनके इश्यूज़ ये थे बुनियादी तौर पर कि जो कोर्ट्स हैं उसमें मॉडल टाउन कोर्ट्स में सारी मुंतकिल ना की जाएं और इस तरह के मामला थे। इस तरह की चीज़ों के ऊपर वो कुछ अपने एहतजाज के लिए खड़े हुए थे, लेकिन वहाँ पर पंजाब पुलिस आ गई और फिर पंजाब पुलिस की तरफ से पुरअमन वुकला के ऊपर अचानक से अजीबो गरीब किस्म के अंदाज से तशद्दुद शुरू कर दिया गया और उनको मारा पीटा गया, लाठी चार्ज किया गया, वाटर कैनन फेंकी गई, शेल फेंके गए, गिरफ्तारियां हुई। जो एक आप तर्ज अमल मुसलसल पिछले 2 साल से देख रहे हैं वो सारा कुछ आजमाया गया आज वुकला के ऊपर। अच्छा, अब इसके ऊपर 3-4 एंगल्स हैं बात करने के, मैं सारे आपके सामने रख देती हूँ कि ये वाक़या क्यों कर पेश आया और क्या इसके पीछे मुहर्रिकात हो सकते हैं। पहली चीज़ तो ये कि ये जो वुकला हैं ज़्यादातर ये वो लोग थे जो कि हुकूमती ग्रुप एहसन बून वगैरह, ये ग्रुप जो है ये बेसिकली आज़म नज़ीर तारड़ साहब का ग्रुप है, उसकी सरपरस्ती इन्हें हासिल है, तो ये उनके वुकला थे। तो ये एक बड़ी अजीब बात है कि हुकूमती वुकला जो हैं उन्हीं को क्यों यहाँ पर टारगेट किया गया, ये एक अजीबोगरीब बात थी। फिर दूसरी इसमें चीज़ थी कि ये लोग आकर जो इल्ज़ाम लगा रहे थे, तो इनका कहना था कि जो चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट हैं उनके साथ उन्होंने इस पर जो है गिले शिकवे किए और ज़िम्मेदारी फिर पंजाब हुकूमत और वफाक पर भी डाली एहसन बून साहब ने। इसके साथ इसका एक एंगल ये भी है कि पिछले कुछ अरसे से खबरें ये आ रही थी कि वुकला को ये मैसेज दिया जा रहा है कि जो 6 जजेस के ख़त का मामला है इसके ऊपर आपने कोई ज़्यादा बातचीत नहीं करनी, कोई तहरीक नहीं चलानी, कोई ज़्यादा कन्वेंशंस में खुल के बात नहीं करनी। लेकिन वुकला फिर भी आप देख रहे थे पिछले दिनों भी कुछ कन्वेंशंस हुए, उस पर ये सारी बातचीत हुई। तो एक इस तरह से सारा तशद्दुद का वाक़या करा के ये उन्हें पैगाम दिया गया कि अगर आप इसके ऊपर बात करेंगे तो फिर आपके ख़िलाफ़ भी कार्रवाइयाँ शुरू हो जाएंगी। एक चीज़ मैं इसमें ऐड कर दूं कि ये वुकला के ऊपर तशद्दुद और ये जो दहशतगर्दी वगैरह के पर्चे कटे हैं पिछले दिनों में, उसके ऊपर भी एहतजाज कर रहे थे कि ये क्यों हो रहा है कि वुकला के ऊपर ही आप दहशतगर्दी के पर्चे काट रहे हैं। ये भी इनका एक मुतालबा था। तो ये सारी कहानी, और उसके साथ साथ फिर ये भी इसमें देखने की बात है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि एक सोचे समझे मंसूबे के तहत जो चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट हैं उनको भी टारगेट किया जा रहा है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है जनाब कि जब से ये नए चीफ़ जस्टिस साहब आए हैं उसके बाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की जो बात बनी, तो अव्वल ये कहा गया कि 2 इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स बनेंगे, सिर्फ 2 जज साहिबान पर मुश्तमिल। लेकिन इन चीफ़ जस्टिस साहब ने एक तो ये किया कि 8 लोगों के नाम भेजे और 8 ट्रिब्यूनल्स तश्कील दिए, जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन ही नहीं किया और कहा कि नहीं जी ये जो जजेस हैं वो कबूल नहीं हैं और आप हमें पूरा एक पैनल बना के भेजें और हम उसमें से ख़ुद बता देंगे कि कौन से जजेस को इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के लिए रखना है। तो इसके ऊपर उनकी तरफ से आमादगी का इजहार नहीं किया गया चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से, और ये ख़बर आ रही है कि इस बात के ऊपर जो है उनको भी सख्ती का निशाना बनाया जा सकता था, क्योंकि शायद इलेक्शन कमीशन की कहीं ख्वाहिश ये थी कि कुछ पसंदीदा या ऐसे जजेस जिनको पहले से सेट कर लिया गया हो, कॉम्प्रोमाइज़ करवा लिया गया हो और फिर उनको ही सिर्फ ट्रिब्यूनल के केसेस सौंपे जाएं ताकि वो उनके ख़िलाफ़ फ़ैसले ना दें, क्योंकि फॉर्म 45 के ऊपर ज़ाहिर फ़ैसले भी होने हैं बाकी। तो क्या इस वजह से भी एक हम मूवमेंट देख रहे हैं कि जानबूझ के लाहौर हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस के ख़िलाफ़ बनाई जा रही है? फिर इसके साथ साथ जो अभी 6 जजेस का ख़त है इसके ऊपर भी जो तजावीज़ गई और जो बातचीत हुई मुख्तलिफ़ हाई कोर्ट से जो पूछा गया था, उसके ऊपर भी अगर आप नोटिस करें तो सबसे ज़्यादा जो सख्त तजावीज़ थी और जो ज़्यादा सख्त बातें थी वो लाहौर हाई कोर्ट के जजेस की तरफ से गई थी, इस हाई कोर्ट की तरफ से। तो ये मिला के इसको इस तनाजुर में भी देखना पड़ेगा कि जो ग्रेटर कॉन्टेक्स्ट है उसमें भी जानबूझकर ऐसा लग रहा है कि लाहौर हाई कोर्ट को इसमें जो है निशाना बनाया गया है। और बाद में वुकला जो डिमांड भी करते नज़र आ रहे थे, तो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट काजी फ़ाइज़ ईसा साहब से डिमांड करते नज़र आ रहे थे कि आप अज़ खुद नोटिस लें इस मामले के ऊपर, ऐसे जैसे उन्हें हीरो बनाया जा रहा हो। तो ये सारी कहानी, इसके बहुत से पर्सपेक्टिव हैं और इन सब पर्सपेक्टिव के साथ साथ बहरहाल ये बात काबिल मुज़म्मत है कि पुलिस की तरफ से इस किस्म की दहशतगर्दी की जाए, यानी आप किसी को भी अब पकड़ कर फेंटा लगा देते हैं, एहतजाज का हक़ उसका ख़त्म कर देते हैं, वो चाहे PTI के कारकुनान हों, वो चाहे किसान हों, वो चाहे नाबीना अफराद हों, वो चाहे वुकला हों, जो भी पंजाब में सड़क पर बाहर निकलता है पुलिस को एक ही ऑर्डर है कि बस उसको फेंटा लगाना शुरू कर दो। और मैंने ये बात यानी मुझे अफसोस के साथ कहनी पड़ती है कि बज़ाहिर ऐसा मालूम होता है कि जैसे पंजाब पुलिस नून लीग का कोई अस्करी विंग बन चुकी है
और आप देख लें कि सानिया मॉडल टाउन इन्होंने किया और उसके बाद से थ्रू आउट हमेशा ये जो नून लीग के मुखालफीन हैं उनके खिलाफ पिल पड़ती है, उनको ये अटैक करती है। कभी ये नहीं होता कि ये पंजाब पुलिस जो है आपको नून लीग के ऊपर क्रैक डाउन करते हुए नजर आए। अभी ये भी खबर आ रही है कल से कि जब से ये जो 9 मई के ऊपर रैलीज़ निकालने का प्लान किया है पीटीआई ने, और फिर कल जो एक काफ़ी दोनों तरफ से हमने देखा लफ्जी गोलाबारी हुई, तो उसके बाद भी एक बड़ा गुस्सा है। तो ये सारी सिचुएशन के बाद कल रात से खबरें ये आ रही हैं कि मुख्तलिफ इलाकों में क्रैक डाउन किया गया पंजाब पुलिस की तरफ से, और मुख्तलिफ जो टिकट होल्डर्स हैं उनके घरों पर, मुख्तलिफ MPs के घरों पर, मुख्तलिफ जो ज़रिए सुदूर हैं उनके घरों के ऊपर छापे मारे गए हैं, और कुछ लोगों को गिरफ्तार या हिरासत में लेने की भी खबरें आ रही हैं। तो एक नया क्रैकडाउन का सिलसिला पंजाब पुलिस ने शुरू कर दिया। तो पंजाब पुलिस हमेशा जो नून लीग के मुखालिफिन हैं उसके ऊपर आपको क्रैकडाउन करती नज़र आएगी। आपको नहीं नज़र आएगा कभी कि पंजाब पुलिस ने जो है वो PMLN के कारकुनान को पकड़ा और उनको फेंटा लगाया हो। तो ये सारी चीज़ें ऐसा महसूस होता है कि पंजाब पुलिस जैसे शरीफ फैमिली की कोई ज़ाती ग़ुलाम है, उनकी कोई मिलिशिया है कि जो उनके हुक्म पर चलती है। इनके गुल्लू बट्टों से आप अंदाज़ा लगा लें जिस अंदाज से ये मॉडल टाउन साने के वाक़े के वक्त जो है वो कर रहा था। अब वो बेचारा फौत हो गया, लेकिन कहने का मकसद ये है कि अगर आप इनका पैटर्न देखें तो वो आपको ऐसा लगता है कि ये जो पंजाब पुलिस है इनकी वफादारी बेसिकली शरीफ फैमिली के साथ है और ये उनके हुक्म पर इस तरह से कर रहे हैं। जाहिर है पीछे इनको ताकतवर हलकों की सपोर्ट है, और इस वक्त तो नून लीग और ताकतवर हलके ये एक ही पेज पर हैं। तो बात तो एक ही है कि दोनों में से जिसके भी हुक्म पर ये कर रहे हैं, लेकिन कर ये सिर्फ उनके मुखालफिन के खिलाफ रहे हैं। इवन अगर वकला भी उसके ऊपर बात करने के लिए बाहर निकलते हैं तो उनको भी उसी तरह से अटैक किया जाता है। तो बहरहाल जी ये वाक़या भी आज लाहौर में पेश आया। वकला को छेड़ रहे हैं तो ये मेरा ख्याल है बेवकूफ़ी ही करेंगे। अगैन वही बात है, अभी तक वकला कोई एक मौसर तहरीक चलाने में कामयाब नहीं हो सके। आइन और क़ानून की पामाली के ऊपर वकला का, मुख्तलिफ़ तंजीमों का, बार्स का वो किरदार नहीं रहा जो कि उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था। लेकिन अगर आप इनके ज़ाती मफादात पे भी इवन इनको छेड़खानी करेंगे तो फिर ये आपके ख़िलाफ़ सड़कों पर आएंगे, तो ये आपके लिए एक नई महाजराई बनाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये हुकूमत को इतनी सेंस है कि हमने वकला को बिला वजह नहीं छेड़ना, और ये तो वकला वैसे भी इनके अपने यानी अपने ग्रुप के लोग हैं। तो मेरा जहाँ तक ख्याल है कि ये बातचीत करके इस मसले को हल कर लेंगे। साथ ही मरीम नवाज़ का एक ट्वीट भी आ गया कि जी मैंने मना कर दिया IG पुलिस को कि किसी किस्म की फ़ोर्स यूज़ ना करें वगैरह। तो भाई पहले जो फ़ोर्स यूज़ हुई वो किसके हुक्म पर हुई, ज़रा ये भी आप बता देती, और फिर उसके बाद अब ये बातचीत करके मामले को हल भी कर लेंगे। सुना है कि आखिर में पुलिस के साथ मुज़ाकरात कामयाब भी हो गए। तो इनकी भलाई भी इसी में और ये करेंगे भी यही। और वकला में भी वो दमखम नहीं है कि ये कॉज के लिए कोई उस तरीके से बाहर निकलेंगे। अगर इनके इश्यूज़ हल हो जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये आने वाले दिनों में उसी तरीके से दोबारा हैंड इन हैंड होंगे आज़म नज़ीर तारड़ साहब के साथ, और इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी पंजाब की जाली हुकूमत से, जिसको आज ये ख़ुद जाली हुकूमत कह रहे थे। तो ये था जी सारा वकला का जो मामला है। और आखिर में शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से आपको कुछ अपडेट कर दूँ। शेर अफजल मरवत साहब का जो मामला है वो PTI के जो मरवत साहब के फ़ैन हैं उनके लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। लेकिन किस्सा ये है कि जो शेर अफजल मरवत साहब हैं, कल भी ये खबर आ रही थी कि उन्होंने इमरान खान साहब से मिलने की कोशिश की, परसों की ये खबर थी, लेकिन खान साहब की तरफ से इनकार कर दिया गया कि मुझे नहीं मिलना। और उसके बाद आज भी यही खबर आई कि वो डयाला जेल गए, लेकिन खान साहब ने उनसे मिलने में दिलचस्पी ज़ाहिर नहीं की। सहाफ़ी ज़ुबैर अली ख़ान के मुताबिक तो उन्होंने ये कहा कि मुझे उसके दुखड़े नहीं सुनने। तो बेसिकली शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो जब जाते होंगे ज़ाहिर खान साहब के पास जाके उन्हें अपनी बताते होंगे कि ये मेरे खिलाफ़ साजिश कर रहा है, पार्टी में ये मेरे खिलाफ़ साजिश कर रहा है। तो एक टाइम आता है कि जब आप छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर नहीं बात सुनना चाह रहे होते। इस वक्त मुल्क के पार्टी के इतने बड़े बड़े मसाइल हैं और उसमें आप अपनी छोटी छोटी से मसले लेके आ जाएंगे, जी उसने मुझे ये कह दिया, उसने मुझे गंदा कह दिया, उसने मुझे ये कह दिया। तो ये जो बातें हैं ज़ाहिर है वो फिर एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में एक मैच्योरिटी की अलामत नहीं होती। फिर जो इन्होंने स्टेटमेंट दिया उस पर भी खान साहब खुश नहीं थे, और फिर उसके बाद जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप है उसके ऊपर जिस तरीके से शेर अफजल मरवत साहब ने बयानबाजी की वो भी कोई मुनासिब बात नहीं थी। आप शेख वकास अकरम साहब का तर्ज अमल देखें कि उन्होंने किस तरह ग्रेसफुल होगा, जिसको भी अब ठीक है इस पर क्या मैं बात करूँ, अगर कहेंगे खान साहब देख लेंगे, नहीं भी कहेंगे तो कोई इशू नहीं है। लेकिन यहाँ पर आप तो इस चीज़ को एक बाकायदा महाज बना के बैठ गए कि जैसे खान ने तो कह दिया और अगर कोई और कर रहा है तो टांग खींच रहा है, तो मैं ये तो वो तो वगैरह वगैरह। अगर बिलफर्ज मैं मान लूँ एक बात कि भाई ठीक है हम मान लेते हैं कि शिबली फराज या उमर अयूब साहब आपके खिलाफ हैं, उन्होंने कोई इस तरह की बात की, तो फिर भी क्या हुआ है, मैक्सिमम यही होगा ना कि आपको पब्लिक अकाउंट कमेटी की चेयरमैनशिप नहीं मिलेगी, तो सो व्हाट। क्या ये वो चीज़ थी जिसके लिए आप जद्दोजहद कर रहे थे कि अगर आपको नहीं मिलेगी तो आपको कोई बड़ी परेशानी है?
तो हो गया सो हो गया। अगर कभी खान साहब बाहर आते तो चीज़ें खुद ब खुद उनको पता चलती है कि कौन किस वक्त कितना लॉयल था। तो आपका काम ये था कि आप अपने कॉज के साथ काम करते रहें। खान साहब अगर बाहर आएंगे, कभी उन्हें लगेगा किसी जगह पर कि आपके साथ ज़्यादती हुई थी किसी मौके के ऊपर, तो वो खुद ही आपको एडजस्ट कर देंगे। लेकिन आप इतनी सी बात के ऊपर कि जी किसी ने को साजिश करके आपको अगर नहीं भी दिलवाने दी कमेटी की चेयरमैनशिप, तो उसके ऊपर आप इतना भड़के हुए हैं कि आप जाके बार बार इस तरह की छोटी छोटी इश्यूज़ के ऊपर जाके खान साहब को एक टाइम वेस्ट करते हैं, और उसके बाद फिर बाहर आकर आप अडयाला जेल से आज ये गुफ्तगू कर रहे हैं कि मुझे इन लोगों के अंडर काम ही नहीं करना, मैं इनको चेयरमैन नहीं मानता, मैं इनको लीडर्स नहीं मानता, मैं एहतजाज के लिए भी बाहर नहीं निकलूँगा, और मैं अब तभी आऊँगा अडयाला जेल जब खान मुझे बुलाएगा, और बस खान मेरा लीडर है तो मैं उसके लिए करूँगा, लेकिन जब वो खुद कहेगा तब मैं करूँगा, बाकी मैंने इनके कहने पे कुछ नहीं करना वगैरह वगैरह। तो काफ़ी वो आज जो है फट पड़े लीडरशिप के ऊपर। लेकिन मुझे ये उनका जो रूप था पसंद नहीं आया ऑनेस्टली। मेरा ख्याल था कि अगर आपकी कॉज के साथ कमिटमेंट हो, अगर आपको लगता है कि एहतजाज करना ज़रूरी है, तो आपको चेयरमैनशिप मिले या ना मिले, उमर अयूब आपके साथ लॉयल है या नहीं है, शिबली फराज आपको पार्टी में देखना चाहता है या नहीं देखना चाहता, इस बात के कतई नज़र आप खान के लिए जद्दोजहद कर रहे थे, आप पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद कर रहे थे, आप अवामी मैंडेट के लिए जद्दोजहद कर रहे थे, तो फिर आप अपनी जद्दोजहद कायम रखें ना, जारी रखें। आपको इस बात से क्या ताल्लुक़ कि भाई कमेटी की चेयरमैनशिप मिली या नहीं मिली। तो ये एक अजीब सी बात है कि जी मेरी बेवकूफ़ी हो गई। भाई हु आर यू? बेवकूफ़ी क्या होता है? जब आप एक मेजर कॉज के लिए काम कर रहे हैं तो फिर आप उसके लिए काम कर रहे होते हैं। आपको भी ये वक़्त, ये अहमियत किस वजह से मिली? क्योंकि आप खान के सिपाही हैं, लोग खान की वजह से आपसे मोहब्बत करते हैं। तो अगर आप नहीं निकलेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा? आपका अपना नुकसान होगा, पार्टी को ज़ाहिर है फ़र्क तो पड़ता है कि मोबिलाइजेशन, लेकिन जब और लोग निकलेंगे, जब आगे कोई मूवमेंट बनेगी तो बनेगी। तो ये एक अजीब सा उनका तर्ज़ अमल था जिसने इस बात को, शकूक व शुबहात को जन्म दिया कि वाकई शेर अफजल मरवत साहब के लिए क्या सिर्फ ओहदे इतने इंपॉर्टेंट थे, और उन्होंने उनकी खातिर जो है वो इतनी बड़ी बात कर दी। और इस तरह से होता तो ये कि आप इस मौके के ऊपर खामोशी से पार्टी के साथ यूनाइटेड रहते तो वो ज़्यादा बेहतर बात थी। लेकिन शेर अफजल मरवत साहब का तर्ज़ अमल जो था वो कुछ शायद इतना मुनासिब नहीं था। भले आप हर्ट भी हों अंदर के लोगों से, लेकिन आप ग्रेटर कॉज में इस तरह की बातें नहीं करते हैं। बहरहाल जी, शेर अफजल मरवत के जो फ़ैन हैं वो काफ़ी आज उदास होंगे कि उन्होंने इस तरह से कहा है। लेकिन मैं वैसे आपको अपनी एक ओपिनियन दूँ कि मुझे लगता है कुछ अरसे बाद शेर अफजल मरवत साहब को खुद इस बात का अंदाज़ा और एहसास हो जाएगा कि इस तरह साइडलाइन हो के उन्होंने कोई अच्छी ये रिवायत कायम नहीं की, और फिर वो अल्टीमेटली खुद ही कहेंगे कि जी अब मैं बयानबाजी नहीं करूँगा और ये वो, और फिर कहीं ना कहीं दोबारा काफ़िले में शामिल हो जाएंगे। ख़बरें कुछ और भी हैं जी, अपडेट्स, लेकिन अगले वीलॉग में आपके साथ शेयर करना। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।